नमस्कार, खास खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। इलाज के दौरान धन प्रसाद अहिरवार की मौत हो गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और वहीं उनकी मौत हो गई। सागर जिले का रहने वाला था धन प्रसाद अहिरवार। इलाज के लिए एमपी सरकार ने दिल्ली भेजा था। धन प्रसाद को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी 14 जनवरी को और उसके बाद उन्हें इलाज के लिए एमपी सरकार ने दिल्ली भेजा था। 14 जनवरी को जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी धन प्रसाद को, लिहाजा एमपी सरकार ने उनकी हालत को देखते हुए दिल्ली भेजा था। लेकिन अब खबर आ रही है कि सफदरजंग में इलाज के दौरान धन प्रसाद अहिरवार की मौत हो गई, यानी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। हालत ज्यादा गंभीर थी, 80% तक वो जल चुके थे। सागर जिले का रहने वाला था धन प्रसाद अहिरवार। इधर धन प्रसाद अहिरवार की मौत पर सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने सवाल खड़े कर दिए। सरकार ने ठीक से इलाज नहीं कराया। ये बेहद दुखद और शर्मनाक है। सरकार की सांप्रदायिक तुष्टीकरण की नीति ने ली धन प्रसाद की जान। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। शरद, धन प्रसाद अहिरवार की मौत दिल्ली में हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। देखिए कमरुद्दीन, ये सियासत तब से हो रही है जब से धन प्रसाद अहिरवार को जलाने की घटना हुई थी। 14 जनवरी की ये घटना थी और उसके बाद जब हालत गंभीर हुई तो फिर धन प्रसाद अहिरवार को भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में रेफर किया गया था। बीजेपी का आरोप ये है, लगातार आरोप लगा रही बीजेपी ने जांच दल भी सागर भेजा था पूरी घटना की जांच के लिए। और बीजेपी का आरोप ये था कि दरअसल धन प्रसाद अहिरवार को जलाने के लिए उनके घर पर करीब 20 से 25 लोग पहुंचे थे जो एक धर्म विशेष से जुड़े हुए थे, जबकि पुलिस ने केवल 4 से 5 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की और धन प्रसाद अहिरवार को जो इलाज मुहैया कराया जाना था वो भी वक्त पर नहीं कराया गया। तो इस तरीके के आरोप बीजेपी की ओर से लग रहे थे। अब जबकि खबर ये आ रही है कि धन प्रसाद की मौत हो गई है तो फिर इस पर कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने उसमें लिखा है कि दरअसल सांप्रदायिक तुष्टीकरण के चलते ये जो पूरी घटना है वो हुई और उसमें धन प्रसाद को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव साहब हमारे साथ जुड़े हैं। भार्गव साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर। धन प्रसाद अहिरवार की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हुई, आप लोग अब उस पर सियासत कर रहे हैं, क्या आपको मुनासिब लगता है इस पर सियासत करना? राकेश सिंह कह रहे हैं ये सांप्रदायिक तुष्टीकरण की नीति ने उसकी जान ली। देखिए, नया तुष्टीकरण है और तुष्टीकरण जहां तक मैं मान के चलता हूं कि सरकार ने, प्रशासन ने जो लापरवाही बरती है, इसी कारण से धन प्रसाद अहिरवार की मृत्यु हुई। एक दलित युवक 24 वर्ष का, सबसे पहले मैंने ही उसका ध्यान आकर्षित करवाया था जी, पुलिस प्रशासन की ओर, जिला प्रशासन की तरफ भी और राज्य सरकार की ओर से भी। मैं उसको सबसे पहले देखने हमीदिया हॉस्पिटल के वो जो 1 वार्ड है उसमें भी गया था। मैंने उसके परिवार के लिए सहायता की व्यवस्था भी की, सारी चीजें। तब तक किसी को किसी प्रकार का मैं मान के चलता हूं कि उसके प्रति सहानुभूति का भाव नहीं था। हाँ। और जब मैं वहां गया, मैंने पूछा कोई आया, किसी ने कुछ इलाज वगैरह की व्यवस्था की? उसने कहा नहीं। यदि इस घटना को मैं मान के चलता हूं कि 2-3 दिन पहले जब लोगों ने 3 बार रिपोर्ट की पुलिस थाने में, यदि संवेदनशीलता के साथ और पूरी जो एक कर्तव्य परायणता होती है उसके साथ यदि ले लिया जाता तो शायद ये घटना ही घटित नहीं होती और मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं है, घटना घटित नहीं होती। लेकिन
एक वर्ग विशेष की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए और उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। भार्गव साहब, आपको क्या लगता है अहिरवार की मौत का जिम्मेदार आप किसे मान रहे हैं? कमलनाथ सरकार, जो वातावरण पैदा किया है, सीधे सीधे सरकार जिम्मेवार है, सीधे। सरकार ने तो अपने स्तर पर कोशिश की, सफदरजंग अस्पताल भेजा इलाज के लिए। जब सर के ऊपर पानी निकल गया और आदमी डूब गया, इसके बाद कोशिश करने क्या मतलब होता है? तो आपने कहा कि आपने भी इसका ध्यान आकर्षण कराने की कोशिश की, आपने इस मुद्दे को उठाया, आप भी तो सर हेल्प कर सकते थे ना। गया मैं, सबसे पहले जाने वाला अस्पताल मैं ही था। सबसे पहले प्रेस को बुला के अपने भोपाल के निवास पे मैंने ही ध्यान आकर्षित करवाया था। अगर आप उस वक्त दिल्ली भेज देते तो बात और कुछ होती। आप कह रहे हैं ना कि देरी हुई कहीं ना कहीं दिल्ली भेजने में। मेरे पास में इतने पैसे कि मैं एयरलिफ्ट कर सकता, मेरे पास में पैसे होते तो मैं कर देता। ये तो सरकार का काम है, सरकार की दोष है, सरकार का कुकर्म है, सरकार की निष्क्रियता, लापरवाही है। गोपाल भार्गव तो 10-20 हजार रुपये सहायता कर सकता है, हम 4 लाख की एम्बुलेंस कहाँ से सुविधा? ये सरकार के पास करोड़ों अरबों रुपया क्या है, क्यों है? 2,24,000 करोड़ का बजट है, गरीबों की मदद के लिए नहीं है क्या? SIAC के लिए है। भार्गव साहब बिल्कुल हमारे साथ आप बने रहेगा। इस वक्त भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र साहब बहुत बहुत स्वागत। भूपेंद्र साहब, धन प्रसाद अहिरवार की मौत दिल्ली में हुई, आप लोगों ने उसे दिल्ली भेजा और भार्गव साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने भेजा तो लेकिन बहुत देर कर दी, इसलिए उसकी जान चली गई। देखिए, ये तो जो है देर या जो बात तो ये सिर्फ ये है कि विरोध करने के लिए विरोध करना, जो उसके लिए तत्काल जितनी जो आवश्यकता हो सकती थी उसका प्रयत्न किया गया है। और किसी भी गरीब की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, हमारी पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है। और जो लोग अपराधी हैं वो पकड़े जा चुके हैं, उन्हें जो है सख्त से सख्त सजा मिलेगी। भूपेंद्र साहब, क्या लगता है आपको जिस तरीके की अब राकेश सिंह साहब ने एक बड़ा तंज कसा सरकार पर, कहा कि सरकार की सांप्रदायिक तुष्टीकरण की नीति ने धन प्रसाद की जान ली, आपको लगता है इस तरह की सियासत होनी चाहिए या आप लोगों ने वाकई क्या जिम्मेदारी लेते हैं आप आगे? अब देखिए, जो घटिया राजनीति का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, वो जिस तरह से जनता के मानस को बांटने की कोशिश कर रही है, वो हर घटना में ये देखती है। मैं ऐसे 150 एग्जाम्पल दे दूंगा तो मुंह छुपाए फिरेंगे कि इनके राज में 15 साल में ऐसी कितनी घटनाएं घटी हैं, तब ये क्या जवाब देंगे? ये जो है राजनीतिकरण करना और लाशों पर राजनीति करना, गरीबों की जो है दुख पर, संतरास पर राजनीति करना और उसको भी धार्मिक लाइन पर, सांप्रदायिक लाइन पर बांटना, ये बहुत ही दुखद है। और इस तरह की जो घटिया राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इनका मानस जो है बटा हुआ है, ये दिमाग से अंदर जो है कुंठा से भरे हुए। धन प्रसाद अहिरवार की आप लोगों ने किस स्तर पर मदद की? क्या कोई आर्थिक सहायता भी आप लोगों ने दी? भूपेंद्र साहब, भार्गव साहब तो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं, हम कहां से मदद करते? हाँ, तो उनके पास नहीं होंगे पैसे, मैं बता दूंगा कि कितने पैसे हैं और किस चीज में वो खर्च करते हैं। लेकिन जो है अभी ये काम प्रशासनिक स्तर पर होता है, प्रशासन इसमें निर्णय लेता है। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, इसलिए इस संबंध में आपको प्रशासन से बात करनी चाहिए कि उन्हें क्या सहायता दी जा रही है, वो बता देंगे आप। भार्गव साहब सुन पा रहे हैं जी? भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि इस पर लाशों पर कम से कम राजनीति से बचना चाहिए, आप लोग इस पे राजनीति ना करें तो बेहतर रहेगा, कम से कम एक शख्स की जान गई। देखिए, मैं भी इससे सहमत हूँ। मुझे जब मैं राजनीति की शुरुआत में था और ये सन 1980 की घटना है, 1980 में बिहार में एक अनुसूचित वर्ग के लोगों के साथ में घटना हो गई थी और एक बड़ा नरसंहार हुआ था। इंदिरा जी रेल के दूसरे दर्जे के डिब्बे में बैठ के उस घटना को बनाने गई थी। ये कहाँ से शुरुआत होती है आप समझ सकते हैं। नहीं तो उन्होंने शुरुआत की तो आप अंजाम तक पहुंचाएंगे सर। इन उधेड़ बुन में हम इन घटनाओं की नहीं पड़े। कुल मिला के सरकार जो है माइनिंग, रेत खनन, शराब की दुकानों को छोड़ के, ट्रांसफर उद्योग को छोड़ के, ट्रांसपोर्ट के नाकों पर जो वसूली हो रही है लगातार, इस लूट को छोड़ के कुछ जनहित के काम करे, दरिद्रों की, गरीबों की, बेसहारा लाचार लोगों की, जो दलित हैं उनकी मदद का काम करे। सिर्फ
वोटों तक ही सीमित नहीं। भार्गव साहब, मैं तो यही कहूंगा कि जो गलत है वो गलत है। अगर किसी ने गलत परंपरा की शुरुआत की, किसी ने गलत किया, तो आप कम से कम गलत ना करें, यही कहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आपका। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे ड्रोन नीति की। किसी भी कार्यक्रम में ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए डीजीसीए ने नई पॉलिसी बना दी है। इसके तहत अब ड्रोन के इस्तेमाल के लिए कम से कम 18 साल की उम्र और 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। ड्रोन के इस्तेमाल के लिए प्रशासन को 24 घंटे पहले जानकारी देनी होगी। ड्रोन को केवल दिन में और इसे 60 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ाया जा सकेगा। रात में इस्तेमाल के लिए डीजीसीए ने इजाजत उससे आपको लेनी पड़ेगी। ड्रोन के इस्तेमाल के नए नियम आ गए। 18 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। डीजीसीए ने नई पॉलिसी बना दी है। आमतौर पर देखा जाता था ड्रोन को लोग खिलौने की तरह इस्तेमाल करते थे और नियम तोड़े तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन इस्तेमाल पर नए नियम तय हो चुके हैं। बिना इजाजत ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होगा। डीजीसीए ने नई पॉलिसी, नई नीति बना दी है इसके लिए। तो बड़ी खबर ड्रोन को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां पर डीजीसीए ने नया नियम बना दिया। 18 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। 10वीं पास और अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन, ऑपरेटर परमिट, क्लियरेंस जरूरी होना चाहिए। ड्रोन लाइसेंस के लिए फीस देनी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ड्रोन के लिए नई नीति बनाई गई है, क्या है इस नीति में और क्या कहना चाहेंगे? क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल अगर बात करें तो अब भोपाल में ड्रोन उड़ाना आसान नहीं होगा। इसके लिए अनुमति ली जाएगी और साथ ही इसके लिए जो ड्रोन ऑपरेटर होगा उसे अपनी उम्र का जो सर्टिफिकेट भी देना होगा, वो 18 साल से कम उम्र का ना हो। इसके अलावा वो पढ़ा लिखा भी हो, इंग्लिश और हिंदी का उसे नॉलेज हो। और इसके अलावा ये जो कुछ एरिया हैं वहाँ पर वो ड्रोन को ऑपरेट नहीं कर सकता। साथ ही पहले बिना अनुमति के धरने, प्रदर्शन और रैली और शादी समारोह में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि अब इस तरह की जो पॉलिसी बन गई उसके चलते अब ड्रोन से फोटोग्राफी करना मुनासिब नहीं हो पाएगा और इसे लेकर सजा भी हो सकती है, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जितेंद्र, क्या ड्रोन का गलत तरीके से इस्तेमाल होता था, इसीलिए नए नियम लाने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल, ड्रोन को कोई भी व्यक्ति आसानी से ऑपरेट कर लेता था। किसी भी संवेदनशील इलाके के फोटोग्राफ और वीडियो बनाकर उसका गलत प्रयोग कर सकता था और ये काफ़ी लगातार सूचनाएं मिल रही थी। कई बार कई नेताओं के बंगलों के ऊपर ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया। पुलिस अधिकारियों की एकेडमी के आसपास ड्रोन देखा गया। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के आसपास भी ड्रोन को बिना अनुमति को ऑपरेट करते देखा गया, जिसके चलते इस तरह की कार्रवाई की गई है। अब भोपाल प्रशासन, भोपाल नगर निगम और जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही ड्रोन को ऑपरेट किया जा सकेगा। साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि ड्रोन की जो नियम है, शर्तें हैं, वो ड्रोन ऑपरेटर पूरी तरह से लागू कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अभी अगर प्रदेश में देखा जाए जितेंद्र, तो किस स्तर पर ड्रोन को खरीदने की या उसे बुक करने की लोग कोशिश करते हैं? क्या क्या करना पड़ता था इससे पहले अगर बात करें तो? अब तो हालांकि नियम बहुत कड़े हैं। देखिए, अब ड्रोन बनाना और ड्रोन को उड़ाना कोई बड़ा काम नहीं रह गया। इंटरनेट के माध्यम से आसानी से कोई भी व्यक्ति ड्रोन को बना सकता है, उसे ऑपरेट कर सकता है। हालांकि ड्रोन का कई गलत गतिविधियों में प्रयोग किया जा रहा था। इसी को लेकर जो है प्रशासन ने इस तरह के कदम उठाए। अब ड्रोन को लेकर एक तरह से जो गाइडलाइन तैयार की गई है, इसका पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही कई धाराओं के तहत उस पर मामला भी दर्ज हो सकता है। उसका 18 साल से ज़्यादा उम्र का होना भी जरूरी है। साथ ही उसका चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। 18 साल से की उम्र होनी चाहिए और जरूरी बात यह है कि अंग्रेजी का ज्ञान भी इसमें जरूरी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। जनप्रतिनिधि का काम जनता की समस्याओं को सुनना और उसे दूर करना होता है, लेकिन प्रदेश के मंत्री जनता को दुत्कार रहे हैं, उन्हें धक्का दे रहे हैं। रिपोर्ट देखें आप। नहीं चाहती थी, हो गई, अवश्य आ गई, कैमरे में आ गई थी। नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी भाई, बताइए। मैंने क्या बोला अंदर तुमसे? चलो आ जाओ। चुनाव के समय हाथ जोड़कर वोट मांगने वाले नेताओं के तेवर किस कदर बदल जाते हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। रीवा में एक महिला मंत्री कमलेश्वर पटेल के पास अपनी गुहार लेकर पहुंची।
लेकिन मंत्री जी ने महिला की बात सुनने के बजाय उसे धक्का देते हुए बाहर निकाल दिया। नगर निगम में मालिक के पद पर काम कर रही मुन्नी पटेल नाम की ये महिला निगम अधिकारी की शिकायत लेकर पहुंची थी। महिला का कहना है कि नगर निगम में संपत्ति अधिकारी अरुण मिश्रा उसे प्रताड़ित करते हैं, उसके साथ में गाली गलौज की जाती है, यहाँ तक कि उसकी तनख्वाह भी रोक दी गई है। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो महिला मंत्री के पास पहुंची, लेकिन यहाँ मंत्री कमलेश्वर पटेल ने महिला की समस्या सुनने के बजाय उसे धक्के देकर निकाल दिया। हमारा नाम मुन्नी पटेल। क्या समस्या थी आपके पास जिसके बाद? हमारी समस्या अभी हम 4.5 साल तक अरुण मिश्रा के यहाँ खाना बनाए, फिर इनकी लड़की और ये गाली गलौज किए और हमेशा आते थे राउंड से, तो हराम खोर नालायक बेवकूफ ये महिला ऐसे करती, चुपचाप सही लेते थे। कमिश्नर साहब शादी वादी में चलेंगे, ये वह दिन से हमारा एब्सेंटी लगाओ शुरू कर दिन, कहीं जाओ तुम नाली 6 तारीख के गाली दिन, कहीं जाओ तुम नाली और वहाँ फोर्ट रोड में काम करो, नाली और झाड़ू का सवेरे 5 बजे तड़का। आपकी तनख्वाह रोक ली गई है? हमारी तनख्वाह रोक ली गई है। किसके द्वारा? अरुण मिश्रा के द्वारा। क्या है ये नगर निगम? ये संपत्ति अधिकारी है, या ये समय सभा जीती या सर के प्रभार पाए। तो आप आज मंत्री जी के पास गए तो मंत्री जी ने क्या आश्वासन? मंत्री जी बोले हो रहा काम हो रहा, बस मंत्री जी आई उस दिन भी रविवार को बोले हो रहा काम, एक मेरा काम नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही नजारा डिंडौरी में भी देखने को मिला। यहाँ चंद्रकला परस्ते नाम की कांग्रेस नेता मंत्री तरुण भनोत के पास गुहार लेकर पहुंची थी, लेकिन मंत्री जी महिला की फरियाद सुनने के बजाय उसे फटकार लगा दी। जिला पंचायत सदस्य चंद्रकला परस्ते का कहना है कि रेत माफिया उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और इसी की शिकायत करने महिला मंत्री के पास पहुंची थी, लेकिन मंत्री तरुण भनोत महिला की शिकायत सुनने के बजाय झल्लाते हुए आगे बढ़ गए। हालांकि बाद में सवाल पूछे जाने पर सभी सफाई देते हुए नजर आए। उनको तो मैंने तुरंत जब मिली तभी मैंने कलेक्टर को, एसपी को बोल दिया कि जिस व्यक्ति ने किया उसके ऊपर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और मेरा डिंडोरी जिला छोड़ने से पहले कार्रवाई करें। मैं तो ये आदेशित करके आया हूँ अंदर। देखिए, कोई भी माफिया माननीय कमलनाथ जी की सरकार के रहते किसी भी को नहीं धमकाएगा, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जनप्रतिनिधि का मतलब जनता के सुख दुख में उनका साथ देना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है, लेकिन ऐसा लगता है मानव पद मिलते ही जनप्रतिनिधि होने के मायने भी बदल जाते हैं। ऐसा न होता तो मंत्री जनता की समस्याओं को सुनने के टाइम जरूर निकालते। रीवा से अर्पित पांडे और डिंडौरी से विजय तिवारी, न्यूज़ 18। देश के स्वच्छ शहरों में खंडवा का नाम शामिल करने के लिए स्वच्छता दूत दिन रात शहर की साफ सफाई में जुटे हैं। रिपोर्ट देखिए। ठंड के इस मौसम में भला कौन अपने घरों से बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन बाजार बंद होने के बाद खंडवा को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी के साथ रात में ये स्वच्छता दूत है सड़कों पर उतरते हैं। जैसे जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण का समय नजदीक आता जा रहा है, साफ सफाई को लेकर व्यवस्था और चाक चौबंद हो गई है। दिन भर की बाजार की गंदगी को अगले दिन साफ करने की बजाय रात्रि में सफाई कर दी जा रही है। हमारे स्वच्छता दूतों का जो लक्ष्य है वो है खंडवा को नंबर 1 बनाना। हम रात्रिकालीन सफाई में लगातार सतत लगे हुए हैं। हमारे स्वच्छता दूत ठंड हो चाहे बरसात हो वो लगातार इस काम को कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हम इस शहर को साफ रखें और पब्लिक की अपील भी बहुत अच्छी मिल रही है। और इस कड़कड़ाती ठंड में भी वो रात के 1 से 2 बजे तक लगातार अपने काम में लगे रहते हैं, सतत इस शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। शहर को संवारने के काम दिन में भी चल रहे हैं। शहर के चौक चौराहों का रंग रोगन किया जा रहा है। शहर में जगह जगह शौचालय बनाए गए हैं। नगर निगम के इस काम की सराहना की जा रही है। स्वच्छता में ही स्वस्थता है। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने जो स्वच्छता का संदेश दिया उसी का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बीड़ा उठाया और हम देख रहे हैं कि हर जगह साफ सफाई बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। खंडवा जिला मुख्यालय पर भी हम देख रहे हैं। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम कोशिशों में जुटा है। मौसम की परवाह किए बगैर
सफाई दूत अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जरूरत है कि आम लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाए और शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। आपने सैंडल से मंचलों की पिटाई तो खूब देखी होगी, लेकिन अब यही सैंडल सुरक्षा कवच का काम भी करेगी। रिपोर्ट देखिए आप। प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही वारदातों से हर रोज समाज शर्मसार होता है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए भोपाल के एक स्टूडेंट ने तकनीक के सहारे महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अनोखा आविष्कार किया है। जी हां, एमटेक के स्टूडेंट कपिल सोनी ने सैंडल के अंदर ही वुमेन सेफ्टी सिस्टम तैयार किया है। कपिल का कहना है कि उन्होंने दूसरे किसी डिवाइस को ना चुनकर सैंडल को इसलिए चुना ताकि किसी को इस पर शक ना हो और वुमेन सेफ्टी सिस्टम का पता न चल सके। गर्ल्स को किसी पैनिक सिचुएशन में नीड होती है किसी के हेल्प के लिए, तो वो अपने मोबाइल का यूज़ कर सकती है, लेकिन वहाँ पर यदि सबसे पहले यदि कोई हैरेसमेंट कर रहा होता है उसका मोबाइल ही चोरी कर लेता है वो। तो उसके लिहाज से मैंने एक सैंडल तैयार की है जिसको मैंने वीमन सेफ्टी सिस्टम नाम दिया है। तो इस सैंडल के अंदर मैंने एक डिवाइस फिट करी है, जब भी कोई गर्ल्स पैनिक सिचुएशन में होगी तो वो फ्रंट स्विच को प्रेस करती है तो विथ इन 10 सेकेंड एक SMS अलर्ट पुलिस के पास और एक SMS अलर्ट उसके पेरेंट्स के पास पहुंच जाएगा। उस SMS अलर्ट के अंदर उसकी लोकेशन भी रहेगी। और आगे जो हमारा प्रपोजल है कि एक जो SMS अलर्ट है एक पर्टिकुलर एक सेंटर जैसे डायल 100 का सेंटर होता है वहाँ पर जाएगा और वो जो लोकेशन फैच करेगा वहाँ से किस लोकेशन पर उस गर्ल्स को नीड है हेल्प की, तो उस जगह पर अपन ने मतलब मोस्टली जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर अपन ने एक डिवाइस सेट करके रखेंगे जहाँ पर वो ऑटोमेटिकली वायरलेसली वहाँ पर एक हूटर सिस्टम या पुलिस का सायरन बजा देगा, जिससे क्या होगा कि जो उसको हैरेसमेंट कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं व्यक्ति, वो वहाँ से भाग जाएंगे उसको छोड़ के। अब आपको बताते हैं कि ये सैंडल किस तरह से काम करेगी। सैंडल के अगले हिस्से में एक स्विच दिया गया है जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम से कनेक्ट रहता है। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में सिम कार्ड, बैटरी, GPS सिस्टम और इसे चलाने वाले दूसरे उपकरण रहते हैं। यह पूरा सिस्टम लड़की के बैग में होता है। जब लड़की को असुरक्षा का भाव हो तो वह अपने सैंडल में लगे स्विच को दूसरे सैंडल से टकराकर ऑन कर सकती है, जिससे बैग में रखा सिस्टम एक्टिव हो जाता है और पल भर में मैसेज पुलिस और परिजनों के पास पहुंच जाता है। इस मैसेज के साथ ही लड़की की करंट लोकेशन भी आसानी से मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस सिस्टम को तैयार करने की लागत भी काफी कम है। मौजूदा सिस्टम का साइज थोड़ा बड़ा है, जिसे छोटा कर मात्र 15 सेंटीमीटर तक करने की कोशिश में कपिल काम कर रहे हैं और यह सिस्टम मात्र 300 से लेकर 400 रुपए तक में ही तैयार हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। खास खबर में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी है।